नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे आदित्य L1 मिशन की। जी हां, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के द्वारा आगामी मिशन के तहत आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाना है, जिसकी संभावित तिथि 2 सितंबर बताई जा रही है। अब आदित्य L1 मिशन क्या है? देखिए, आदित्य शब्द आप सभी जानते हैं कि आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। तो ये मिशन सूर्य की अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, यानी कि चंद्रमा मिशन के बाद अब इसरो का लक्ष्य सूर्य से उठने वाले सौर पवने, सूर्य में स्थित सौर धब्बे और सूर्य की आंतरिक गतिविधियों का पता लगाना है। इसके लिए इसरो ने 2 सितंबर को आदित्य मिशन को लॉन्च करने के लिए कहा है। हालांकि अभी 2 सितंबर संभावित तिथि है, तो आदित्य L1 मिशन जो है ये सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। अब आदित्य तो सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि L1 का जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या है? तो L1 वो कक्षा है जहां पर बिना किसी व्याधा के या बिना किसी रोक टोक के सूर्य का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यानी कि आदित्य L1 मिशन वो मिशन है जिस मिशन के माध्यम से भारत सूर्य का अध्ययन करेगा, और ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश होगा। जबकि अगर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बनेगा। अब आदित्य L1 मिशन क्यों महत्वपूर्ण है और आदित्य L1 मिशन का खर्चा कितना है? देखिए, आदित्य L1 मिशन का संभावित खर्चा 378 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब ये आदित्य L1 मिशन क्यों खास है? अभी वर्ष 2019 में नासा के द्वारा भी सूर्य पर एक मिशन भेजा गया था, और उस मिशन के माध्यम से सूर्य की आंतरिक गतिविधियों के बारे में नासा ने जानने का प्रयास किया। अब सूर्य की आंतरिक गतिविधियों को जानने का प्रयास इसरो या फिर नासा के द्वारा क्यों किया जा रहा है? तो इसका कारण ये है कि अगर हम मोटे मोटे रूप में देखें तो सूर्य की सतह को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सूर्य की जो पहली सतह है ये कहलाती है प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल को इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहा जाता है। प्रकाश मंडल वो है जहां से सूर्य के 7 रंग प्रकट होते हैं। यानी आप सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, तो 7 रंग जो प्रकट होते हैं वो इसी से, फोटोस्फीयर से। और फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री है। फोटोस्फीयर पर ही सूर्य में सौर कलंक का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में सन स्पॉट कहा जाता है। अब सौर कलंक के विषय में सबसे पहले 1843 में सैमुअल हेनरिक सोबे नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था, और उसने बताया था कि सौर कलंक सूर्य पर लगभग 11.1 साल में पैदा होता है और इतने ही साल बाद ये समाप्त होते हैं। लेकिन इसकी जो अवधि है सौर कलंक की, वो कुछ घंटों से कुछ महीने की होती है। जिस समय सूर्य पर सौर कलंक पैदा होते हैं उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात पैदा होता है। अब चूंकि पृथ्वी के जितने भी उपकरण हैं बिजली वाले, वे अधिकांशतः मैग्नेटिक के माध्यम से या फिर चुंबक के माध्यम से चलते हैं, और जब सूर्य पर ये कलंक पैदा होते हैं तो भारत या फिर पूरे विश्व का, या हम बोले तो पृथ्वी का सौर तंत्र जो है, या फिर पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण बिजली से चलने वाले उपकरण खराब हो जाते हैं। ऐसा हुआ वर्ष 2008 में, जब इससे पहली बार जब सूर्य पे कलंक पैदा हुए थे तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे कंप्यूटर खराब हुए। अब एक बैंक के कंप्यूटर खराब हुए थे, तो उस समय बैंक कर्मचारियों ने सोचा कि संभवतः कोई साइबर हमला जो है बैंक पे किया गया है, जिसकी वजह से कंप्यूटर खराब हैं। लेकिन बाद में नासा ने बताया कि सूर्य पे एक सौर कलंक पैदा हुआ था, जिसके कारण बंगाल के ये जो कंप्यूटर हैं ये प्रभावित हुए थे। तो इन्हीं अध्ययन का पता लगाने के लिए आदित्य L1 मिशन को भेजा जा रहा है। कारण ये है कि जब सौर कलंक ये पैदा होते हैं तो उस सौर कलंक की निगरानी करना बहुत जरूरी है। देखिए, सारी साथ सूर्य की जो दूसरी सतह है ये कहलाती है वर्णमंडल। वर्णमंडल को आपको इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। वर्णमंडल से उठने वाली गैसों का जो प्रवाह है इन्हें सीक्वल कहा जाता है, और इन्हीं सीक्वल से जो तेज प्रकाश उत्पन्न होता है उसे सौर ज्वाला कहा जाता है। इसी सौर ज्वाला से एक्स और गामा किरणें निकलती हैं। ये एक्स और गामा किरणें भी पृथ्वी के रेडियो संचार को प्रभावित करती हैं। और इसके बाद जो सूर्य की तीसरी सतह है ये कहलाती है कोरोना। कोरोना में जो है सौर पवनें पैदा होती हैं जो आयनीकृत और इलेक्ट्रॉन
आयनीकृत मतलब आयनोजिंग पावर, और इलेक्ट्रॉन का एक प्रभाव होता है जिससे भी पृथ्वी का जो आयन मंडल है वो प्रभावित होता है। यानी कि सूर्य से उठने वाले ये जो धब्बे हैं, या सूर्य से उठने वाली जो पवनें हैं, या फिर सूर्य से उठने वाली जो गैसों के बहुत बड़े जो आडंबर हैं, ये पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार की समस्या और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर सकते हैं। हालांकि देखिए, पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इन रेडियो तरंगों को नष्ट कर देता है, जिसे ऑरोरा बोरेलियस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। लेकिन अगर ये सौर कलंक या सौर पवनें ये पैदा होते हैं सूर्य पे, तो पृथ्वी का संचार भी बाधित हो सकता है। पिछली बार जब सूर्य पे सौर कलंक पैदा हुआ था, तो उस समय अमेरिका के लगभग 15 सैटेलाइट का कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो गया था। और अगर आने वाले समय में ऐसे ही सौर कलंक पैदा होते हैं, तो जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं आकाश में, और ये जो है नीचे से अपना संचार बना के रखते हैं, इनका संचार भी कट सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों का जो है मरना भी लगभग तय माना जाता है। कारण ये है कि हवाई जहाज नीचे से संचार स्थापित करता है, अगर वो संचार नीचे से कट गया तो फिर हवाई जहाज के चालक को ये पता नहीं चलेगा कि उसे लैंडिंग कहाँ करनी है। कारण ये कि नीचे से कम्युनिकेशन के माध्यम से ही विभिन्न एल्टीट्यूड और विभिन्न जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम बताकर जहाज की लैंडिंग कराई जाती है। अगर ये संचार किसी भी तरीके से बाधित होता है तो जहाज लैंडिंग नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है, जिसमें लगभग एमईओ कक्षा यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट में लगभग 24 से जो 36 सैटेलाइट पृथ्वी की अलग अलग कक्षा में घूम रहे हैं, जो हमें जीपीएस सिस्टम यानी कि जो हम नेविगेशन सिस्टम है हमारा, जिसके माध्यम से आज हम कहीं भी अपना रास्ता देखते हैं मोबाइल पर, वो भी प्रभावित होगा। और ऐसी सिचुएशन में नेविगेशन सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो पृथ्वी का संचार पूर्ण रूप से बाधित हो सकता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। कारण यह है कि देखिए क्या है, भारत में बहुत से आलोचक भी हैं, और ये आलोचक जो हैं ये कहते हैं कि भारत जैसे गरीब देशों को ऐसे मिशन लॉन्च करने की क्या आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि भारत जैसे गरीब देशों को क्या इन मिशन को लॉन्च नहीं करना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी देश की अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो देश विकास करता है, और जब देश विकास करेगा तो वो हर क्षेत्र के लिए एक मुख्य भूमिका निभाएगा। यानी कि उसमें समाज का चाहे निचला तबका हो या समाज का बड़ा तबका हो, सभी को इसका जो है आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। सपोज करो अगर ये जो सौर कलंक अगर उठे और अमेरिका की नासा एजेंसी ने इनकी सूचना भारत को नहीं दी, तो भारत का संचार अगर प्रभावित होता है तो इससे कितने लोग मारे जा सकते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाना है। हालांकि अभी इसकी मैंने आपको बताया है कि 2 सितंबर इसकी संभावित तिथि बताई गई है, लेकिन ये किस तारीख को पर्टिकुलर लॉन्च होगा अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन इसकी आएगी तो मैं आपको सूचित करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।